संरक्षक आदरणीय बड़े भाई नंदन मंडल जी, हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार भगत जी और भागवा प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय संजय यादव जी और बसंतराय के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय जमात अंसारी जी तथा उपस्थित यहाँ प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी सबों को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज कहा जाए तो यहाँ पहली बैठक है। पिछले बहुत सारे लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बारे हम जाने कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा है क्या और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का निर्माण क्यों होगा। ये मैं बता दूं कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का गठन बहुत पहले हो चुका है, लेकिन विगत 2 वर्षों से मुंडा में काफ़ी सक्रिय रूप में लगातार राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा काम कर रही है और आपकी मांगों को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा हमेशा सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा से लेकर सांसद तक आपकी आवाज़ को उठाने का काम किया है, जिसका परिणाम कुछ देखने को मिलता है। क्योंकि आज आप अखबार के माध्यम से या चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इतना सक्रिय हो गई है कि हमारी मांग को जब दबा के रखा गया है उसको हम लोग लेना चाहते हैं। और ये आप सबको पता है कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मांग छीनना पड़ता है। जब अधिकार लोगों को नहीं मिले तो अधिकार छीनना पड़ता है। मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का आबादी लगभग में 52% से ऊपर है और हमें आरक्षण मात्र झारखंड में 14% मिलता है। बगल बिहार में हमें 27% मिलता है, कहीं इसका 49% तक है, कहीं 59% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन आज हमारे झारखंड में हम पिछली बात तरफ नहीं जाएंगे, एसटी के तरफ नहीं जाएंगे, एससी के तरफ नहीं जाएंगे, स्वर्ण के तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उसको तो बोला जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि झारखंड में एसटी की संख्या लगभग में 26% है और उन्हें 24% और उन्हें आरक्षण 26% दिया जाता है। अगड़ी जाति की आबादी हम उसका विरोध नहीं करते हैं। गरीबी से नीचे रहने वाले की संख्या लगभग में 2% है और बिन मांगे उन्हें 10% आरक्षण दे दिया गया। और जब हम 52% की आबादी है तो क्या हमको 52% तो मिलना चाहिए, नहीं तो उसका आधा भी तो मिलना चाहिए। तो हमारी मांग है कि कम से कम हमें 27% मिलना ही चाहिए। तो ओबीसी में बहुत सारे जाति आते हैं तो उसको अंगुली में नहीं गिना जा सकता है, लगभग में 200 जातियां हैं। तो सारे जात मिला के हम लोग ओबीसी में हैं। तो आज जो हम लोग इस चीज को आवाज उठाते हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग दबे कुचले लोग हैं। यदि सचमुच में आरक्षण का फायदा, जब सरकार देती है आरक्षण तो लेना चाहिए। यदि आरक्षण बंद कर दे फिर हम लोग नहीं मांगेंगे। जब आरक्षण का प्रावधान है संविधान में तो हम आरक्षण की मांग करेंगे। और यदि आज मांग नहीं करेंगे, जैसे बच्चे बोल के गए हम स्टूडेंट हैं, यदि इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो आगे पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ। तो सब चीज को देखते हुए आज हम लोग नहीं जगेंगे तो कल आने वाला दिन हमारे बच्चे, हमारे पोते वो माफ नहीं करेंगे कि पापा जी, भैया जी, चाचा जी आप लोग पढ़ लिख के हमारी बात को वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाए। इसलिए हम लोग अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे और पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और आज जब इतना सक्रिय हो गया राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के लोग, तो आप जानते हैं कि आपका महागामा का विधायिका श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी ने भी विधानसभा के शून्यकाल में आवाज को उठाया और ये आरक्षण मुद्दा पर उन्होंने बात को रखी कि नहीं, सचमुच में आबादी के अनुसार उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने पिछले जब बैठक हुई थी उन्हें धन्यवाद ज्ञापन भी किए थे। इधर हाल फिलहाल जो गोड्डा के विधायक थे, इसके पहले अमित मंडल जी, वो भी आवाज उठाए थे। उसके बाद इधर जब शून्यकाल का सत्र चल रहे थे, पुड़ैयार के विधायक आदरणीय प्रदीप यादव भी बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात को रखे थे, हम लोग की बात को रखे थे। और हमें लगता है कि यदि इस तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग तो हम लोग की मांग पूरी होगी। तो मांग पूरी कब होती है? सरकार तो गूंगी बहरा रहती है, उस
जगाना पड़ता है। जब सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोए तो आवाज की जरूरत है, ब्लास्ट की जरूरत है, बम की जरूरत है। हम लोग एक संगठन बनावे और संगठन की आवाज वहां तक पहुंचा दें कि ताकि सोई हुई सरकार भी जग जाए और हमारी मांग को पूरा करे, क्योंकि हम लोग तो गलत मांग नहीं करते हैं। और यहाँ कोई राजनीतिक मंच भी नहीं, राजनीतिक बैठक भी नहीं है। हम चाहे जो भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, चाहे भाजपा से हो या आसू से हो या आरजेडी से हो या कांग्रेस से हो, सबों की सम्मान यहाँ हम लोग करते हैं, सबों को लेके चलते हैं। मंच, राजनीतिक मंच अलग होता है, ओबीसी मोर्चा का मंच सबको लेके चलते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप सब मिल के हम लोग संगठन को विस्तार करें। और आज मुख्य रूप से महागामा में जो आज बैठक रखी गई थी कमेटी की विस्तार के लिए, जैसे हम लोग 7 तारीख को वहाँ मीटिंग रखे थे बसंत राय में, और बसंत राय की कमेटी को विस्तार करना था। आज का जो बैठक मुख्य रूप से रखा गया था कि मान के चले तत्कालिक हम लोग एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय यादव जी को बना दिया गया था और इनको एक दायित्व दिया गया था कि भाई अपनी कमेटी का विस्तार करें यहाँ और पूरे प्रखंड के मान के चलिए यहाँ कितना पंचायत है संजय जी, 29 पंचायत, तो 29 पंचायत में एक मैसेज जाना चाहिए कि ओबीसी मोर्चा की संगठन बन रही है, ताकि 29 पंचायत के लोग कम से कम हर पंचायत से 2 लोग इसमें शामिल हो जाए। तो पहले तो कमेटी का विस्तार होगा, तो कमेटी का विस्तार करने के लिए आज जब आदमी ही नहीं है पुनः फिर मनोनीत ही करना होगा, और जब तक मनोनीत नहीं करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुख्य रूप से हम लोग सोचे थे कम से नहीं वैसे तो 4-10 पंचायत का आदमी आ जाता है, एक वो मैसेज जाता है। तो खैर कोई बात नहीं है, एक से अनेक होता है और आप लोग ही काफ़ी हैं। जब आप लोग चाहेंगे तो संगठन बड़ा होगा। और इसी तरह कर्मशः गोड्डा जिला के हर प्रखंड में 9 प्रखंड में क्या कहते हैं नगर में भी हर जगह संगठन का विस्तार होगा। हम लोग आगामी मेहरमा का कार्यक्रम बना रहे हैं, ठाकुर गंती का कार्यक्रम बना रहे हैं। हो सके सामने हम लोग आज ठाकुर गंती भी जाएंगे और ठाकुर गंती में कुछ लोगों को बोल के रखेंगे, वहाँ भी डेट का आयोजन करेंगे, वहाँ भी कमेटी का विस्तार करना है। तो सबों का साथ चाहिए, सबों का साथ चाहिए, तभी हम सबों का विकास होगी। इसमें जाति पात की बात नहीं होगी, धर्म की बात नहीं होगी। हमारे ओबीसी के जितने भी समुदाय के लोग हैं सब अपने अपने धर्म को मानते हुए इसको आगे बढ़ाना है। एक दूसरे की विरोध नहीं करना है। कोई मुस्लिम धर्म मानते हैं, कोई हिंदू धर्म मानते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, मानने दीजिए। सबका लक्ष्य एक है कि हमें आरक्षण मिलना है, आरक्षण की लड़ाई लड़ना है। और आरक्षण जनसिद्ध हमारा अधिकार है, क्योंकि ये बहुत लेट हो गया है। हम लोग को इसके पहले यानी जब रघुवर की सरकार थी उसी टाइम में मिल जाना चाहिए, लेकिन आज भी यदि हम लोग सो जाएंगे फिर ये 5 साल का कार्यकाल गुजर जाएगा और हम लोग आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम लोग जोरदार तरीके से अपनी संगठन को बनावें और अपना गांव-गांव तक पहुंचावें। हम लोग कोशिश किए हुए हैं कि आप लोगों को विशेष जानकारी के लिए हैंडबिल लाए हुए हैं, उसमें हैंडबिल आप लोगों को देंगे और गांव-गांव में जाके बांटें। उसमें सारा चीज़ मुद्दा लिखा हुआ है और इसकी विशेष सभा हम लोग 21 तारीख को रांची में करने जा रहे हैं, जो प्रदेश स्तर की सभा होगा। हम लोग चाह रहे थे कि मैक्सिमम लोगों को जानकारी पहले दे दें, ताकि आप लोग भी यहाँ से भागीदारी लें। नागावा से भी कुछ लोग जाए, गंती से भी कुछ लोग जाए, मेहरवा से भी जाए, बसंतराय से भी जाए, पथरगवा से भी जाए, गुड्डा से भी तो जाएंगे ही, उड़ैया से भी जाएंगे, सुंदरपाड़ी से भी जाएंगे। तो हर प्रखंड से लोग जाएंगे तो अपनी मांग को देखेंगे और वहाँ एक ज्ञापन सौंपा जाएगा सरकार को। तो सामूहिक रूप से जब ज्ञापन सौंपा जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी मांग पूरी होगी, लेकिन समय लगेगा। समय कितना? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम जो अभी तक स्टडी कर रहे हैं, जितना तेजी से इसका संगठन विस्तार हो रहा है और ये राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जितना दबाव दिया जा रहा है सरकार पर, तो निश्चित रूप से आपकी मांग पूरी होगी और सारे लोग राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के साइट पे जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। इसका ग्रुप चलता है, ग्रुप को देखेंगे कि यानी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का एक ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में कार्यक्रम पूरा झारखंड का आपको दिखाई पड़ेगा, तब कब क्या क्या कार्यक्रम होते जा रहा है उसको आप देखते रहेंगे तो उससे विशेष जानकारी हो जाएगी। और खास करके हमारे जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो बहुत संघर्षशील है। उनका मेहनत देख के आपको लगेगा कि सचमुच में झारखंड का उस तरह का अध्यक्ष चाहिए। उसमें मतलब पर डे का कार्यक्रम मैं देखता हूँ, उनका जब देखता है व्हाट्सएप जब खोलते हैं, टेलीग्राम जब खोलते हैं तो देखते हैं डेली का कार्यक्रम उनका चलते रहता है। जब वो डेली करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, हम लोग के
लिए करते हैं, पूरे राज्य के लिए करते हैं। तो हम सबों का भी काम है, हमें भी कुछ मदद करना चाहिए ताकि उनको लगे कि कुछ कार्यक्रम गोड्डा में भी हो रहा है, भागामा भी हो रहा है, प्रखंड में भी हो रहा है, और ये सारा कार्यक्रम हम लोग इकट्ठा करेंगे 21 तारीख को। तो उस विषय पे भी बात करनी है। तो आज तो विशेष रूप से संगठन को विस्तार करना और आदमी का अभाव है, तो मैं बैनर तले महागामा प्रखंड विस्तार को लेकर के, संगठन विस्तार को लेकर के 1 दिवसीय बैठक हम लोग आहूत किए हैं। हमारे बैठक में हमारे प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार यादव जी, जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा महागामा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला से आए हमारे मुख्य संरक्षक प्रोफेसर रामनंदन कुमार मंडल जी, हमारे साथ आए संरक्षक रामलखन यादव जी, हमारे साथ आए बसंतराय प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भाई जमालुद्दीन साहब जी, यहाँ उपस्थित विश्वसुखानी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई अवधेश सिंह कुशवाहा जी, बसंतरा प्रखंड से आए हुए हमारे भाई भरत पंडित जी, अरुण मंडल जी, युवा जोश युवा साथी हमारे प्रकाश कुमार यादव जी, और हमारे भाई जितेंद्र कुमार जी, हमारे मीडिया बंधु साथ चल कर के आए हैं दीपक कुमार जी, जो सोशल मीडिया सेल से हैं, हमारे दैनिक जागरण के फुलचंद पद्दार जी, और भी हमारे जितने मीडिया बंधु भाई लोग हैं, सबों का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सबों को जोहार। दोस्तों, आज हम लोग प्रखंड विस्तार को लेकर के यहाँ पे चर्चा करने आए, और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा क्या है इस ओर हम लोग प्रकाश ये डालने आए हैं, ताकि लोगों का जो मन में है, जो उनकी भावना उफल रही है, वो क्लियर हो जाए और उसका पटाक्षेप हो जाए। तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा क्या है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ओबीसी वर्ग के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला यह एक संगठन है। यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना तो हम कोई राजनीतिक पार्टी बना करके इलेक्शनों में जाने का हमारा कोई इरादा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का यही नेतृत्व है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश कुमार गुप्ता जी हैं, जो झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा यानी कि ओबीसी एक बहुत बड़ा परिवार है। ओबीसी परिवार इतना बड़ा परिवार है जो कि देश की संपूर्ण आबादी का आधी आबादी से अधिक है। परंतु बात क्या है कि 1953 से लेकर के काका कालेलकर के जमाने से जो वह ओबीसी आयोग के अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वहां से हमारी लड़ाई चल रही है। पूर्व में भी हमारे साहू जी महाराज ने इस 1906 में इसकी बात कही थी। 1906 के दरमियान 1900 यानी कि 19वीं सदी का जो शुरुआत हुआ था 20वीं सदी का, वहां भी जो है ये चर्चाएं हुई थी। जो हमारे शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने इस बात को रखा था। शिवदयाल सिंह चौरसिया पेशे से स्वर्णकार थे, उनका सोने का कारोबार था। लेकिन वो क्या थे, उस परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने लॉ की पढ़ाई पढ़ी थी और बैरिस्टर थे। कल उनका जन्म दिवस था। उन्होंने आरक्षण की लड़ाई में बहुत सहयोग किया था। काका कालेलकर के आयोग में वो एक प्रमुख सदस्य थे, जिन्होंने ओबीसी की दशा दिशा के लिए पूरे भारत में सर्वे करा है। उनकी बहुत दयनीय स्थिति है, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसी रिपोर्ट को बाद में बीपी मंडल आयोग का जो दूसरा कमेटी बना, उस कमेटी में उनका रिपोर्ट बहुत सहायक प्रद हुआ, और उसी के तहत जो है
हमें मंडल कमीशन के तहत 27% हमें आरक्षण मिला। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आज जो है समों की बात कर रहा है, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि सभी वर्ग को उनकी संख्या से अधिक उनको आरक्षण मिला हुआ है, सरकार दे रही है, चाहे वो एसटी हो चाहे वो एससी हो। और ये बात समझ में नहीं आता है जो कि अगड़े वर्ग है उनको बिना मांगे उनको आरक्षण दे दिया गया 10%, जबकि वहां कोई आंदोलन नहीं किया गया और न करने का वो लोग कभी सोचा था, लेकिन उनको कैसे 10% मिल गया, ये गंभीर विषय है। हम ओबीसी संघर्ष कर रहे हैं, वर्षों से सदियों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारा आरक्षण जो है 27% दिया, तो झारखंड का जैसे निर्माण हुआ वहां हमारा आरक्षण 14% कर दिया। तो हमारी लड़ाई है कि हम 50% से अधिक है, हमारे अधिकार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को लिखा है वहां ओबीसी के अधिकार की बात कही गई। उसके तहत हमको 52% से अधिक, क्योंकि 1921 में ये जनगणना हुआ था, जातीय आधारित जनगणना, वहां पर हमको 52% ओबीसी की बताई गई थी, ओबीसी 52% है, हमको 52% तो मिलना ही चाहिए, लेकिन यह 27% से घटा करके 14% कर दिया। आज आप देखिए जेपीएससी में क्या किया गया, ओबीसी को मात्र 1 सीट दिया गया। मैं एक प्रमाण के तौर पे कहता प्रमाण देना चाहता हूँ, जेपीएससी में जो ये वैकेंसी निकला है, ये जिसका अप्लाई हो रहा है, इसमें एक प्रमाण है कि अपर समानता एक पद है, उसमें 44 सीट है, जिसमें 18 दे दिया गया है जनरल को और 17 दिया है एसटी को, एससी को मात्र 4 और ओबीसी को मात्र 1, कहीं तो शून्य पे रख दिया गया है। तो हम लोगों ने तमाम ओबीसी के लोग ने, जितनी भी जाति है ओबीसी में, सभी जाति ने हम अपने महागठबंधन की सरकार को, जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इनको मैनिफेस्टो के तहत, एजेंडा के तहत इनको हम लोगों ने वोट देने का काम किया था। उन्होंने कहा था, अपनी मैनिफेस्टो में लाया था कि 27% जो है आरक्षण देंगे, लेकिन बिना 27% आरक्षण दिए हुए जेपीएससी का जो है वैकेंसी निकाल दिया गया। तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन कर रही है पूरे प्रदेश में, और मांग पत्र के अपना विज्ञप्ति के तहत, मांग पत्र के तहत सभी विधायक को, मंत्री को अपना मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी को 52% आरक्षण दिया जाए। 27% जो है आरक्षण लागू करने के बाद ही जिला स्तर से लेकर के जेपीएससी स्तर तक का कोई भी वैकेंसी जो है तब निकाला जाए, नियुक्ति किया जाए। हमारा ये मांग है कि जाति आधारित जनगणना को कराया जाए, लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं होने से ओबीसी का जो है मंत्रालय नहीं बन पा रहा है, ओबीसी का कोई केंद्र में हमें हक नहीं मिल पा रहा है। मात्र आज 2020 और 21 के जो बजट में ओबीसी के लिए जो प्रावधान किया गया है, 0.007% का प्रावधान किया गया है। हम मांग करते हैं 52% की आधी आबादी से अधिक है, हमें मात्र 0.7 दिया गया है। बताइए, जो 1% से बहुत अधिक है, तो बहुत कम है, तो बताइए ओबीसी की दशा क्या होगी। हम जो है लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे संवैधानिक पद करके पढ़ाते हैं, उसको डॉक्टर के योग बनाते हैं कि डॉक्टर बने, वो पदाधिकारी के योग बने, वो आईएएस कंप्लीट करे, वो जाकर न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन संविधान में ऐसा तांडव रचा जा रहा है, ऐसा संविधान का माखौल उड़ाया जा रहा है कि ओबीसी का हकमारी जो है पूर्ण रूप से हो रहा है, जबकि हमारा लोग सुप्रीम कोर्ट में बहुत न्यून है, बहुत कम है। अच्छा, हम बात करते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो है न्यायाधीश का जो है वहां पर नियुक्ति कर दिया जाता है, उसका कोई कंपटीशन नहीं कराया जा रहा। अगर कंपटीशन करेगा तो कंपटीशन के तहत सभी वर्ग के लोग आएंगे, हमारे ओबीसी के भी लोग आएंगे। आज देखिए लेटर एंट्री के तहत क्या किया गया है, लेटर एंट्री के तहत जो है आज निजी क्षेत्र से अंबानी अडानी उसके अधिकारियों को लेकर डायरेक्ट आईएएस बनाया जा रहा है, जबकि संविधान यह है भारतवर्ष का कि यूपीएससी के तहत लोग आकर के चयन होगा तब जाके आईएएस बनेगा। लेकिन ये देखिए हमारा क्या हकमानी हो रहा है, क्रीमी लेयर को लाया गया है। क्रीमी लेयर में देखिए क्या है कि हमारे लोगों को हमें से जुदा कर रहा है, तो हम लोग क्रीमी लेयर का भी पूर्णतः विरोध करते आ रहे हैं। क्रीमी लेयर का भी पूरा विरोध होना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर, आध्यात्मिक क्रीमी लेयर हम लोगों के ऊपर पहले ला दिया गया था। वो आध्यात्मिक क्रीमी लेयर यह था कि हम लोग सभी जाति से शूद्र हैं,
हम लोग सभी जाति से शूद्र हैं, लेकिन वो वर्ग में बांट करके हमें बांट दिया गया था। ये वैश्य, ये फलाना, ये शूद्र, ये ढकाना, ये महादलित, ये दलित, लेकिन हम लोग सभी जाति के शूद्र हैं। हम सभी एक ही पिता के संतान हैं। हमें वहां बांटा गया है। अब आकर के जो है संवैधानिक तौर से जो है ये जो सरकार जो भी आ रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, वो अगले लोगों के लिए काम कर रही है। लेकिन हम इसलिए आज सबों को जिला प्रदेश घूम करके सबों को एकत्रित कर रहे हैं कि आप खाते कमाते सब कुछ हो, लेकिन आप जब वहां जाओगे अपने अधिकार की बात करने, तो आपका आदमी जो है बोलने वाला वहां कोई नहीं। लोग पार्टी के तहत आते हैं, चुनाव जीतकर जाते हैं, पार्टी के मैनिफेस्टो के तहत, उसके एजेंडा के तहत बात करते हैं। ओबीसी की डायरेक्ट बात करने वाला कोई नहीं होता। तो अब ओबीसी को यह समझना होगा, ओबीसी में जितनी जातियां हैं, आप लोग जानते हैं, चतुर्वी हो, कहार हो, शर्मा हो, हलवाई हो, सूरी हो, तेली हो, कुशवाहा हो, कोरी हो, बहुत सारे जात हैं, माली हैं, धुनिया हैं, और भी कुम्हार हैं, पंडित हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी ओबीसी में आते हैं। इसकी संवैधानिक हमको लड़ाई लड़नी होगी। जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक हमें ये नहीं मिलने वाला है। आप जानते हैं जगदेव बाबू कुशवाहा ने कहा था, उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ये जगदेव बाबू जो भारत के लेनिन कहे जाते, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, मानववाद की क्या पहचान, भंगी ऐसे कुछ कहा था, मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति का हो या भंगी का बेटा, हाँ, राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, उनका ये नारा था। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इससे जन्मा ब्राह्मणवाद, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इससे निकला ब्राह्मणवाद। वो ये नारा देते थे। उस नारे के तहत उन्होंने काम किया, बिहार में पिछड़ों को एकजुट किया, कर्पूरी ठाकुर जी का सरकार को लाया 1977 में। हम लोगों को 26% आरक्षण देने का काम किया, कैंप लगा करके जो है हमें सब ओबीसी के लोगों को जो है, पिछड़े लोगों को, दलितों को जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का काम किए। वहां आने लगे। पहले ये होता था कि पहले न्यू बैकडोर से जो है ज्वाइनिंग कर लिया जाता था, और बाद में जो है औपचारिकता बस जो वैकेंसी को लाया जाता था, उसको औपचारिकता को पूरा कर दिया जाता था, जिसमें हमारे लोग नहीं आ पाते थे। और क्या होता था कि हमारे लोग मैट्रिक में फेल कर जाते थे। वो इंग्लिश ऐसा एक अति विषय था जहां हमारे लोग फेल कर जाते थे। तो कर्पूरी जी जब आए तो उन्होंने इंग्लिश को समाप्त करने का काम किया। ओबीसी के लोग, दलित के लोग वो तब जाके आगे पढ़ाई, नहीं तो नॉन मैट्रिक का हम लोगों के ऊपर लेवल लगा हुआ। तो कर्पूरी जी आकर के ये किया 26% पूरे देश भर, पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री थे कर्पूरी जी ठाकुर जी, जो कि वो 26% आरक्षण लागू करने का काम किया। हम लोग आगे बढ़े, लेकिन हम लोग अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। हम लोग IAS नहीं बन पा रहे हैं। आप देखिएगा, आज देखिए राजवाला वो तिवारी, DM तिवारी जी को जो है चुनाव आयोग बनाया गया, हमारे लोग नहीं है। पूर्व सचिव को लाया गया ना, वहाँ हमारे लोग थे ही नहीं, किसको लाया जाए? तो हमारे लोगों का हमारी इस तरह हो रहा है। तो आज राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आप लोगों के साथ जुड़ करके ये आप लोगों से आह्वान करने आया है कि आप लोग जहाँ भी हैं, जिस जगह हैं, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए एकत्रित एकजुट होने का आप काम करेंगे। और 21 तारीख को जो वहाँ हमारे रांची में प्रदेश स्तरीय जो 1 दिवसीय चिंतन शिविर है, वो 20 तारीख को हम लोग जो है गोड्डा से निकलने का काम करेंगे और करने का काम करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मांग पत्र जो हम लोगों ने सौंपा 25 तारीख को, वो कमिटमेंट किया था कि राजकुमार जी आप लोगों का मांग जो हम 26 तारीख को सत्र शुरू होने वाला है उसमें मांग को रखेंगे, और उन्होंने गंभीरतापूर्वक मांग को रखा। धन्यवाद देना चाहेंगे उनको। और उतना ही नहीं, उन्होंने 52% की बात और अलग से मुख्यमंत्री महोदय के पास जाके किया और लिखित किया कि 52% मिलना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में ओबीसी को मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, और जगह मिल रहा है। यही बात को उन्होंने स्पीकर महोदय के पास भी रखने का काम किया। इसी बात को अमित मंडल जी ने पूर्व में रखने का काम किया था, गोड्डा विधायक ने, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। फिर सेकंड डे जो है वर्तमान विधानसभा सत्र में माननीय प्रदीप यादव जी ने भी रखने का काम किया था। उमा शंकर
सिंह जी जो है, अकेला जी जो है बने के विधायक, उन्होंने रखने का काम किया। सुदेश महतो जी ने भी हम लोग के आरक्षण की बात कही। तमाम सबों को हम धन्यवाद देने का काम करते हैं और चाहते हैं कि हमारे जितने भी ओबीसी के लोग विधायक हैं, अपने अधिकार के लिए, अपने ओबीसी के लोग जो सताए जा रहे हैं, तपाए जा रहे हैं, वर्षों से जो लड़ाई पीड़ित है, उनकी जो है संवैधानिक हक है, उनकी बात किया जाए सदन में, और सदन से लेकर के जो है वहाँ केंद्र तक अपनी बात को रखा जाए। क्योंकि आज देखिए हमारे सांसद वोट डाके अगर जीतते हैं तो ओबीसी की वोट को लेकर जीतते हैं। हमारे ओबीसी की वोट अगर ओबीसी जिधर करना पड़ेगा उधर अपना सांसद और विधायक बना के भेजेगा। तो ओबीसी को एकजुट होने की जरूरत है। सांसद महोदय जी से भी कहना चाहेंगे, जिस तरह आपको हमारे ओबीसी वर्ग ने सम्मान दिया, उसी तरह आप पार्लियामेंट में ओबीसी की तमाम मांगों को, चूंकि आपको मैंने व्हाट्सएप में और भी मीडिया के तहत आपको हमारी मांग का आपको जानकारी मिल चुका होगा, उस मांग को पार्लियामेंट में आप रखने का काम करेंगे। ये आपका बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, क्योंकि जिस तरह से दीपिका मैडम ने बिना भेदभाव किए रखने का काम किया है। आज मैं कहना चाहूंगा कि हम किसी पार्टी का जो है हम आलोचना नहीं करते हैं। किसी भी पार्टी में लोग हैं, हमारे ओबीसी का लोग हैं, लेकिन उनसे यही विनती है, यही एक हमारा प्रार्थना होता है कि आप ओबीसी की बात अपने जनप्रतिनिधि से बात को रखवाने का काम करें। हमारा जो मांग है, अगर वो नहीं रखता है तो आप खुद समझें, आप खुद समझना होगा। क्योंकि पार्टी के पास मजबूरी होता है, जो पार्टी में रहते हैं उसकी मजबूरी है कि वो पार्टी लेवल से हट करके बात नहीं करेगा। वो जो है सभी जाति को, चाहे स्वर्ण हो, सबको देख करके काम करता है। लेकिन हमारा लोग अगर पार्लियामेंट में जाकर के, आप विधानसभा में जाकर के नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? क्योंकि हमारे लोग न्याय पद पे भी वहाँ पे नहीं है, पदस्थापित नहीं है, क्योंकि वो न्यायाधीश नहीं है, उनका बोर्ड है ना कोई कमेटी है। आप देखिए प्रमाण, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद 10% की बात नहीं कहा, फिर भी उसको मिल गया, क्योंकि वहाँ पर ऊपर में उनके लोग बैठे हुए हैं, वो कलम घिस करके उनका काम करवा देते हैं। और ओबीसी का लोग अपने ही लोगों के लिए, अपने ही जाति के लिए, अपने समुदाय के लिए शर्म करेगा तो हमारा बात कौन उठाएगा? तो इसलिए हम लोगों को बोलबंद होकर के आपको आवाज देना होगा, सड़क से लेकर के सदन तक, और घेराव करना होगा। जितने भी हमारे विधायक है, सांसद है, मंत्री है, डेरा डालो, घेरा डालो का नारा लेकर के जाना होगा, उपस्थित होना होगा। नहीं तो पढ़ाई आपका धाराशाही रह जाएगा। आप प्रोफेसर की बहाली में देख लीजिए क्या क्या जाता है, वहां भी जो तांडव रचा गया है। दो सीट से 3 सीट से कम होगा तो वो जनरल में डाल दिया जाता है। तो क्या क्या विभाग को अलग कर दिया गया। अगर एक साथ अगर प्रोफेसर का जो है बहाली अगर नियुक्ति निकाला जाता तो हमको आरक्षण में सीट मिलता, हमारे लोगों को लाभ मिलता, लेकिन वहां पर तांडव रचा गया है। वहां पर बहुत बड़ा जो है हमारा हकमारी हो रहा है। तो ये सब आवाज हम लोगों को उठाना होगा, आवाज जगाने की आवश्यकता है। अपने लोगों को जो है इस बात को से आपको अवगत कराने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लोग बहुत नेता के चक्कर में आकर के उसके झोला ढो रहे हैं, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पीसीसी और चपा करके खेल में जो बौख रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन अपना अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। आपको अपने अधिकार की बात करने के लिए गोलबंद होना होगा, एक मंच पे आना होगा। जब आप एक मंच पे आएंगे तो हमारा संवैधानिक अधिकार मिलेगा, हम वहां जाकर प्रहार करेंगे। हम किसी जाति और जाति का शिकायत नहीं करते, न धर्म का शिकायत करते हैं। जिसको जो धर्म मानना है, जिसको जो जाति मानना है वो माने, लेकिन हमारा जो संविधान है, हमारे लोग ने जो कहा है हम उसको मानेंगे। हमारे लोग ने कहा, पेरियार साहब ने जो कहा है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है, हमारे जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो कहा है, माता सावित्रीबाई ने जो आपको अधिकार दिया, हम उस बात को कहेंगे, उस बात को रखेंगे। उसके तहत उसके एजेंडा को हम अपने लिए, हम अपने समाज के अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा हक और अधिकार हमको प्राप्त होने वाला कतई नहीं है। तो इसी आप लोगों को पुनः मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो 21 तारीख का हम लोग का कार्यक्रम है रांची में, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का 1 दिवसीय चिंतन शिविर, आप लोग उसकी तारीख कीजिए और महागामा से जितना तक हो अधिक से अधिक लोग वहाँ पे चलें। सब अपना भी बैठ करके हम विचार कर लेते हैं। और बाकी जो भी हम इसके दिशा निर्देश के लिए हमारे पहुंचे हुए हैं मुख्य संरक्षक महोदय, आप परम आदरणीय हमारे प्रणव मंडल जी, जो कि बहुत बड़े चिंतक हैं, ओबीसी समाज समुदाय के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। आज हम लोग आगे बढ़े हैं, आज हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये 1990 के दशक में इन्होंने फिरकाप्रस्त लोगों से फिरकाप्रस्त चाह रहे हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया था। आज उन्हें मेहनत, हिंदू हो या मुसलमान, पिछड़ा हो या पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा
बढ़ी। इसके संदर्भ में अभी आप लोगों ने विस्तार से भाई रामलखन जी को, भाई राजकुमार जी को आप लोगों ने सुना, लेकिन यहाँ जितने लोग उन लोग बैठे हुए हैं कम है, लेकिन सभी समझदार हैं, सभी को जानकारी है और सब लोग इस बात को जानते हैं। खास करके मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, जो या विद्यार्थी के अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा, आप ओबीसी 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 जरूर घर में सुनते हो। हम लोग जाते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए और उस जाति प्रमाण पत्र में जो ओबीसी है वो ओबीसी हम लोगों का लिखा जाता है कि आप ओबीसी जाति के हैं, और उसमें जो हमारी उपजाति है वो उपजाति उसमें लिख दिया जाता है। जितने जातियों का नाम अभी राजकुमार जी ने लिया है ये तो बहुत कम है, आप गिनने लगेंगे तो काफी संख्या में होगा, याद नहीं रहेगा, इतनी उपजातियां हैं। सवाल सबसे बड़ा खड़ा यहाँ ये होता है कि इतनी उपजातियां बनी कैसे? जब मनुवादी व्यवस्था थी यहाँ, तो मनुवादी व्यवस्था में 4 भागों में इस समाज को बांटने का काम किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, वैश्य और शूद्र, 4 वर्गों में बांटा। तो वैश्य समुदाय के अंदर में सभी का काम भी मनुवादी व्यवस्था में बांट दिया गया। जो है क्षत्रिय लोग क्या करेंगे? सबसे तेज लोग हम लोगों के ब्राह्मण भाई लोग थे, कलम उनके हाथ में था, लेखनी उनके हाथ में था, लिखते वो थे। और क्षत्रिय लोगों ने कहा कि हम तो लड़ाकू हैं, हम राज करेंगे, हम राजा बनेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, क्षत्रिय लोग राज करेगा, राजा बनेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि चलो कलम मेरे पास रहेगा, पढ़ने और लिखने का अधिकार मेरे पास होगा और उस राजा को चलाने के लिए हम ही सबसे योग्य होंगे। उसके बाद शूद्र की बारी आई। तो ये लोग शूद्र हैं, शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, शूद्र को काम करना होगा समाज में। और उपजातियों में हम लोगों को बांट दिया गया, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं। मुर्गी हो गया, थोड़ी हो गया, चेली हो गया, हलवाई हो गया, इस टाइप से जितने भी लोग हैं, और सबको काम भी बांट दिया गया। मतलब बेटा तुम लोग पढ़ना नहीं, पढ़ोगे तो पढ़ोगा। अब किसी को बोला तो मिठाई बनाओ, उसका वही काम हो गया। किसी को बोला तुम तेल निकालो, तेल बेचो, वही काम करने लगा। किसी को कह दिया कुछ विभिन्न वर्गों में जो बनिया वर्ग है तुम व्यवसाय करो। इस तरह से लोगों को बांट दिया और पढ़ने की ओर मुखातिब नहीं होने दिया, हम लोगों को शिक्षा से महरूम रखने का था। लेकिन जब कुछ लोग तो समाज से निकलते ही हैं, जिसमें सरस्वती का देन होता है, ईश्वर का देन होता है। जब हमारे समाज से वैसे लोग निकले उस जमाने में, आजादी के पूर्व, लोगों ने कहा कि ये तो अन्याय है, हम सभी लोग तो एक समान है, सबको भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, 1 सर, नाक, 2 कान, देखने में भी उसी तरह से एक जैसा जब बनाया, जिसके शरीर में एक ही तरह का खून बहता हो, रक्त बहता हो, फिर ये समाज में इस तरह की व्यवस्था क्यों? कोई राज करेगा और कोई काम करेगा? तब लोगों ने ललकारा अपने लोगों को। किसको ललकारा? हम तमाम दबे कुचले लोगों को, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे वह हरिजन हो, चाहे पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हो, उनको ललकारने का काम। क्या वो दिन आ गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उस समय लोगों ने लड़ाई लड़ा। जो पढ़ने के लिए जिसको हम लोगों को महरूम रखा गया था, वो पढ़ेगा। जो हरिजन समुदाय से लोग थे, उनको मंदिरों में जाना बंद था, मंदिर घुसने नहीं दिया जाता था। ये उस जमाने की बात। तो हम लोगों के बीच से लोग निकले और निकल के लोगों ने नारा दिया कि हम लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए
निश्चित तौर पर इस तरह की व्यवस्था कुछ बने। धीरे धीरे लड़ाई होती गई, देश हमारा गुलाम था। सन 1947 में देश आजाद हुआ। उसके पहले भी जो शासक यहाँ रहे, उन शासकों के समय में भी आवाज उठता, और जब आवाज उस समय उठ रहा था, उसी समय जातिगत गणना हुई थी कि किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन गणना तो हुई, लेकिन गणना को प्रकाशित नहीं किया गया, लोगों को जानने नहीं दिया गया कि किस जाति के लोग कितने, लेकिन जानने नहीं दिया। हमारे जानकारी से उसको दूर रखा गया, और जब उसको दूर रखा गया तो धीरे धीरे देश आजाद हुआ। जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद संविधान सभा बना। बोला कोई भी देश बिना किसी संविधान का, बिना किसी नियम का, बिना किसी कानून का न तो कोई देश चल सकता, न कोई संस्था चल सकता। इसलिए जब संविधान बनने लगा और संविधान के हमारे निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हुए, तो अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा को कहा, यहाँ जो पिछली जो व्यवस्था रही है, मनुवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था ने जो समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट करके जो कमजोर करने का काम किया है, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, जिसे पढ़ने नहीं दिया गया, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जिनको कहा तुम मैला उठाओगे, जिनको कहा तुम गाय मर जाएगा उसको उठाने का काम करोगे, तुमको कहा कि तुम तेल बेचने का काम करोगे, तुम मिठाई बनाने का काम करोगे, तुम बिजनेस करने का काम करोगे, उन तमाम लोगों को मुख्य धारा में लाना है। और मुख्य धारा में तभी लाया जा सकता है जब हम उनको पीछे से सपोर्ट करें। और उसी समय अम्बेडकर साहब ने कहा कि जब तक हम आरक्षण नहीं देंगे, हम कुछ सीटों को आरक्षित नहीं कर देंगे, तब तक हमारे लोग आगे नहीं आ सकते हैं। इसलिए भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने हमें अधिकार दिया, और भारत के संविधान के सेक्शन 16 में 16 में अधिकार दिया है कि जो सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े वर्ग में आते हैं लोग, उन तमाम लोगों को आरक्षण देकर के सरकारी नौकरी हो, चाहे महाविद्यालय, विद्यालय, तकनीकी शिक्षा जहां भी हो, वहां आरक्षण देकर के उनको भी पढ़ा करके योग्य बनाने का काम करना है, और नौकरियों में भी आरक्षण देकर के उसको समाज के समक्ष समान वर्गों में लाने की, ये संविधान ने हम लोग को अधिकार दिया। और उसी अधिकार के तहत फिर आयोग बनता है। आयोग ने सर्वे किया, सर्वे के उपरांत 2 जाति, जिसको आप एसटी और एससी करते हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हम और दबे हुए थे, उनको उसी समय संविधान ने अधिकार दे दिया कि इन लोगों को आरक्षण दिया जाए, और आरक्षण देकर के उनको मुख्य धारा में लाने का काम शुरू हो गया। लेकिन जो हम पिछड़े समाज के लोग, जो आज आप भी ओबीसी की बात करते हैं, हम तमाम लोगों के लिए भी आरक्षण की बात संविधान में उसी समय था। लेकिन उस समय जो तत्कालीन सरकार रहा, उस सरकार ने हम लोगों के मांगों को बंद पिटारा में बांध करके अभी राजकुमार जी बोल रहे थे, काका काले लेकर आयोग बना था, और उस आयोग ने ही सर्वे करके अपना रिपोर्ट सरकार को दिया था। लेकिन उस रिपोर्ट को, उस सर्वे रिपोर्ट को बंद बस्ते में रख देने का काम किया सरकार ने, हम लोगों के बारे में नहीं सुना। लेकिन हमारे लोग, जो हमारे पूर्वज थे, जिनको अपने समाज की चिंता थी, आने वाले पीढ़ियों की चिंता थी, जिनको वो समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते थे, वो इसी तरह से चंद लोग ही सही, लेकिन उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते थे, लोगों में जागृति लाने का काम। धीरे धीरे लोग जागृत हुए, और उस समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनी, और बीपी मंडल ने अपना रिपोर्ट सौंपा कि यहाँ पिछड़ों का प्रतिशत 50% से अधिक है, 55% है, इसलिए इन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, और आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकते। लेकिन उस समय सरकार ने भी उस रिपोर्ट को फिर बंद बस्ते में रखने का काम। लेकिन बीपी सिंह की जब जनता दल की सरकार आई, आप लोग जानते होंगे, पुराने लोग, 1990 में
बीपी सिंह के समय में जनता दल की सरकार आई, हमारे बहुत लोग इस तरह से आंदोलन करने वाले चुन करके जब जीत करके सदन में गए तो इन बातों को उठाने का काम किया और बीपी सिंह ने कहा ये मांग जायज है और मैं इसको लागू करने का काम करूंगा और जो पिछड़ा वर्ग का लोग है उसको 27% आरक्षण दूंगा और मुख्य धारा में उसको लाने का। बीपी सिंह की सरकार में 1990 में 91 में हम लोगों को 27% आरक्षण दिया गया और जैसे ही आरक्षण दिया, आप इतिहास उठाइएगा, गूगल पर विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा, गूगल में बोल करके देखिए, जैसे ही आरक्षण की घोषणा हुई, जो हमारे सवर्ण वर्ग के लोग थे उन लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, ये पिछड़ा लोग अब तो थोड़ा सा नंबर से ही लोग पीछे रह जाता है, आरक्षण मिल जाएगा तो 1, 2 नंबर 5 नंबर तो यही कवर कर देगा और ये तमाम लोग हम लोगों के साथ साथ बैठने लगेगा जो साला पीछे बैठता था, इस समानता की कुर्सी पर बैठेगा, अब इसको हम सर कहेंगे, इसको हम पानी पिलाएंगे। इन लोगों के दिल से ये बात पास ही नहीं होगा, तो उतरता ही नहीं था और इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया और बीपी सिंह की सरकार यदि गिरी थी तो केवल इस पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए बीपी सिंह की सरकार थी। उसमें दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी हम लोग भी विद्यार्थी हुआ करते, मैं उस समय पीएचडी की डिग्री के लिए रिसर्च कर रहा था, हम लोग यूनिवर्सिटी के छात्र थे, खास करके ये आंदोलन छात्रों के बीच में हुआ, छात्र इस बात को समझते थे, छात्रों को ही आवश्यकता होती है पहले आरक्षण की, चाहे अच्छे महाविद्यालयों में नामांकन कराने की बात हो, चाहे नौकरियों में जाने की बात हो। वो जेएनयू में पढ़ने वाले जो सवर्ण छात्र थे उन लोगों ने आत्मदाह करना शुरू कर दिया, अपने आप से शरीर में आग लगाने का काम करने लगा। ये हुआ तो हुआ देश के अंदर में, हम लोग भी उसमें कूद गए थे उस आंदोलन और इस इलाके में हम लोग नेतृत्व देने का काम कर रहे थे। हम लोगों ने भी ठाना था जितना सवर्ण सभाएं करेगा उसका 4 गुना 20 गुना बड़ी सभा हम लोग करेंगे और आरक्षण हमको मिला है, उस आरक्षण की रक्षा करना हम तमाम लोगों का अधिकार है और हम लोग इसके विकल्प पड़ेंगे। मैं उन गांव का नाम बताना चाहूंगा, जब गांव से होकर के क्रॉस कर रहे थे गांधी मैदान में, वो दिन याद है हमारे, अब कुछ लोग हम लोगों के साथ नहीं रहे, स्वर्ग सिधार गए हैं लोग। हम लोगों ने जब अशोक स्तंभ पर बैठक किया था गोड्डा के उस शहीद स्मारक पर कि हम लोग भी आंदोलन करेंगे, हमको आरक्षण मिला है, उस अधिकार की हमको रक्षा करनी है। उस समय के जो सवर्ण का गांव का इलाका था, लोग तो पिछड़ा ही जाते था, एक के घर रहा सवर्ण लोग और उसी के नाम से उस टोला का नाम पहाड़े टोला, जाजी का, सिंह जी का। तो उन टोलों से जब गुजरते थे अपनी रैली लेकर के, लोग खबरदार करने का काम करते, तो कहाँ जा रहे हो, इसका जवाब तो चला लोग, इस बार राजनीति में आगे हो गया, इन लोगों को ज्ञान हो गया, इन लोगों को दबाव पार होने नहीं देंगे। हमारे गांव के बगल में है डुमरिया मोतिया, जानते हैं, मैं जा रहा था अपना जीप लेकर के प्रचार करने, उस समय जब डुमरिया के रोड पर मैं क्रॉस कर रहा था, वो दिन याद है, जैसे ही वहां गए कुछ संभ्रांत लोग, एक पान की दुकान थी, वहां बैठे हुए थे, हमको पहचानते थे क्योंकि घर बगल में था, हमको बोला गाड़ी पर को बोला बेटा इसमें तो गाड़ी खड़ा बैठने कहाँ जा रहे हो, जा रहा है अपना प्रचार करने, बहुत बड़ा हीरो हो गया क्या, गाड़ी वापस करो, गाड़ी वापस करो। हमने विरोध किया, मैंने कहा गाड़ी वापस नहीं होगा। उन लोगों ने मिल करके उस बूढ़े लोगों के हाथों में, जवान लोग करता तो करता, उन बूढ़े लोगों को जो जोश था, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया लोगों ने, मेरे माइक रखे हुए हैंडमिल को फाड़ दिया और वहां से वापस जाने दिया। मैंने कहा कि मेरा घर तो आगे है, तो घर जाने नहीं करूँगा क्या, बोला घर भी जाने, वापस जाओ, हम लोग उसको छेड़ा। जैसे ही वापस गए, अपने लोगों के बीच में बातों को रखा, हमारे लोग भी जोशीले थे,
लोग सड़क पर उतरे हम लोगों के आह्वान पर, और उसी समय चला था। आज नहीं बोलना चाहता, थोड़ा रोक दीजिएगा। हम लोग भी जनेऊ और राज्य के अंदर में भी हम लोगों को कम से कम 27 होना ही चाहिए। लेकिन राज्य जब अलग हुआ 2000 में, झारखंड राज्य बना, तो झारखंड राज्य बनने के बाद उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे बाबूलाल मरांडी जी हुआ करते थे, पहले मुख्यमंत्री हुए। इन्होंने जब आरक्षण का बंटवारा हुआ, न्यायालय ने कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये कोर्ट का बैंड है। तो इन्होंने 50% को कैसे बांटा? इन्होंने 26% आदिवासी को दे दिया, 10% हरिजन को देने का, एससी को देने का काम किया, और हम लोगों को मात्र 14% ही रहने दिया गया। जब दूसरे स्टेटों में 27% है तो हम 14% क्यों लें भाई? ये अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय अगर हम लोग झेल रहे हैं, ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने दिए हुए अधिकार को हम लोग खो दे रहे हैं, तो आने वाला जो हम लोगों का बाल बच्चा है वो कभी हम लोगों को माफ करेगा क्या? बोले साला कौन नेतागिरी करता था, अपना अधिकार खो दिया, वो कभी माफ नहीं करेगा। और यदि आरक्षण के माध्यम से थोड़ा कम नंबर भी हमारा बच्चा लाता है तो मुख्य धारा में वो आ जाएगा, और किसी परिवार में एक व्यक्ति का भी अच्छे से नौकरी हो जाए तो वो पूरे परिवार रूपी गाड़ी को खींच करके आगे ले जाता है, वह परिवार सब दिन के लिए समृद्ध बन जाता है। तो आप क्या चाहेंगे? ऐसे अधिकार को छोड़ देना चाहेंगे? तो उसी की लड़ाई है, और उस लड़ाई को लड़ते लड़ते राजकुमार जी बोले हमारे सभी लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब विद्वान हैं, और सभी लोग इसीलिए हम आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करने के लिए हम लोग चल पड़े हैं, सबको जागृत करने के लिए। और यहाँ हेमंत जी के चुनाव मैनिफेस्टो में इस बार उन्होंने कहा था कि हम 27% पिछड़ों को, ओबीसी को आरक्षण देंगे, लेकिन इतने दिन बीत गए, सरकार बने हुए अभी तक उस तरफ कोई कदम बहुत ज्यादा उनका नहीं बढ़ा है। और जो झारखंड में पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, आयोग ने अनुशंसा कर दिया कि यहाँ पिछड़ों की आबादी 52% झारखंड में है, और इन लोगों को आबादी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण दिया जा सकता है, ये आयोग ने सरकार को अनुशंसा किया। अब भैया इतना काम तो हो गया, आधा काम। जब आयोग है, सरकारी आयोग है, तो हम लोगों का बनाया हुआ ये राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा नहीं है कि हम लोगों ने लिख दिया, सरकार का जो अंग है उस अंग ने लिखने का काम किया, इसको 27% आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, लेकिन आबादी के आधार पर 52%। तो अब भैया अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो क्या संभव है? सरकार देगी जब तक एकजुटता का परिचय हम लोग नहीं देंगे। कहावत भी है कि माँ के लिए सबसे प्यारा कौन होता है? उसका बाल बच्चा। बेटा हो या बेटी, वही प्यारा होता है माँ के लिए। तो माँ भी अपने कामों में व्यस्त रहती है, जैसे सरकार अपने एजेंडों में व्यस्त है। लेकिन जब बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, कराने लगता है, तो माँ को याद आता है, अरे मेरा बच्चा सोया हुआ, बेटी हमारी करा रही, दौड़ो। और फिर उसको उठाता है और अपने स्तन से लगा करके दूध पिला करके चुप कराने का काम करता है। तो सरकार का हम बच्चे हैं, सरकार अपने कामों में व्यस्त है, हम बच्चों को चिल्लाना पड़ेगा, पहली सरकार के कामों तक अपनी आवाज ले जाना पड़ेगा, तभी वो सरकार हमको गले से लगाएगी और हमको अधिकार देगी। ये हम लोगों को करना है, इसीलिए हम लोग गांव-गांव चल पड़े। अभी इस आरक्षण को समाप्त करने की भी योजना चल रही है। आप लोग पढ़िए, आप लोग इसको देखिए, आपको समाचार पत्र पढ़िए, समाचारों को सुनिए आप लोग। ये योजना चल रही है, और योजना क्या है? अभी जो केंद्र की हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, माननीय मोदी जी सारे उपक्रमों को, जो भी पब्लिक सेक्टर है, जो सरकार की इकाई है, उन तमाम इकाइयों का निजीकरण करने का। आप लोग जानते हैं अभी यहाँ इतना बड़ा कोयला खदान है, आपके यहाँ कोई बहाली होती है क्या? सारा आउटसोर्सिंग हो गया।
कोयला काटेगा वही लोग, कौन कौन कंपनी को बुला के लाता है, टेंडर वही लोग लेता है, काटता है कोयला वही, धोता है कोयला वही, सब कुछ वही करता है, सरकार उसमें कोई बहाली नहीं करती। अभी रेल ले लीजिए, जो बहुत बड़ा नेटवर्किंग है नौकरियों के लिए, जो लाइफ लाइन है, अब रेल का निजीकरण होने लगा, सरकार कर रही है। अब सारे अडानी अंबानी बड़े बड़े लोगों को रेल चलेगा, वहां भी सरकारी नौकरियां खत्म। अभी 50 एयरपोर्ट सरकार ने निजी कंपनियों को दे देने का काम किया, वहां भी आरक्षण खत्म। अभी हाल फिलहाल में 3 कृषि कानून आया है, उस तीनों कृषि कानून का जब आप अध्ययन करेंगे तो वो भी अब कॉर्पोरेट घराने के हाथों में चला जा रहा है। अब वहां भी कुछ नहीं होना है, यानी सारा निजीकरण होगा। और जब सारा निजीकरण होगा तो आरक्षण होगा कहां भैया? सरकार बोलेगी हम आरक्षण देंगे, देते रहेंगे, आरक्षण लेंगे कहां? ठेका है सब तो आप दे दिए प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट में तो आरक्षण का कहीं कोई बात है नहीं। संविधान ने कहा है कि सरकारी जो नौकरियां होंगी, सरकारी जो कॉलेज होंगे, वहां आरक्षण लगा। तो आप तो सबको सरकारी खत्म ये कर दे रहे हैं, तो होगा। ये दूसरी तरफ से जो सोच है उन लोगों का, बुद्धि लगा करके हम लोगों के आरक्षण को समाप्त करना चाह रहा है। डायरेक्ट बोलेगा तो लोग पूछता है कि 50-60% है लोग, जब उग्र हो जाएगा तो कुर्सी से धड़ाम से उतार, इसलिए बुद्धि लगा करके बोलो। और ये प्रपंच रचा जा रहा है, और इस तरह से हम लोगों को आरक्षण से वंचित करने की सरकार की योजना है। उन योजनाओं को हम कैसे विफल करेंगे, उसके लिए तो एकजुटता दिखाना पड़ेगा। अगर एकजुट हम नहीं होंगे, हम छात्रों से खास करके कहना चाहते हैं, हम युवाओं से खास करके कहना चाहते हैं, आप जागो, अपने अधिकार को पहचानो और खोते हुए अधिकार को लेने के लिए एकजुट रहो, संघर्षशील बनो। हम लोग मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। हम भी इस उम्र में आपके साथ कदम में कदम मिला करके अपने आने वाले पीढ़ियों को अधिकार दिलाने के लिए चलने का हम, ये समझना आप लोगों को। इसलिए हम लोग बहुत कुछ कहना नहीं चाहेंगे। इसीलिए आज आवश्यकता है आरक्षण की। आपको बताया आरक्षण की आवश्यकता है कि नहीं है? एकदम है, बिल्कुल है, आरक्षण चाहिए। इसीलिए हम लोगों को जगाने के लिए चले हुए। और बाद में नहीं जो जगता है बोला देखो मैं किलो झुलिए बनाए हमरा नहीं जाते करने के को गड़बड़ जात मिलले तो साहब बनले ओकरा में तो कहां आरक्षण हमरा नहीं। जब राजकुमार जी बोल रहे थे बीपीएससी जैसा, जेपीएससी जैसा, सब लोग चाहता, कौन नहीं चाहता कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, कौन नहीं चाहता है हमारा बेटा बने, कौन नहीं चाहता है हमारा बेटा दरोगा बने, हमारा बेटा ये बने। तो भैया बने इच्छा रखते हो तो जो अधिकार मिला है थोड़ा कम मार्क्स भी आएगा, तो अगर वो अधिकार आपके पास रहेगा तो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो तमन्ना है, आपका जो सोच है, वो सोच आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए जगिए, जागो और अपने उन पूर्वजों को याद करो कि उन लोगों ने आंदोलन कैसे शुरू किया था। उन पूर्वजों के कहे हुए बातों को मार्गदर्शन मान करके उसी दर्शन के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो आरक्षण हम लोगों को मिला हुआ है वो आरक्षण बचा के रखेंगे। और जो आबादी के आधार पर आरक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं, वो आबादी के आधार पर आरक्षण होगा। अभी क्या क्या फिर भी